20 मिलियन रुपीस से घटकर 1921-22 में सिर्फ 520 मिलियन रुपीस ही रह जाती है। नॉन कोऑपरेशन के साथ गांधी जी के कुछ सोशल मूवमेंट्स भी जुड़े हुए थे, जैसे कि टेम्परेंस या एंटी लिकर कैंपेन। इनका भी व्यापक असर देखने को मिलता है। पंजाब, मद्रास, बिहार और उड़ीसा में लिकर एक्साइज रेवेन्यू में सिग्निफिकेंस गिरावट होती है। सबसे जरूरी बात, इस आंदोलन में भाग लेने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो ब्रिटिश रूल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हम कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। यहां से मास मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये आंदोलन आगे होने वाले आंदोलन की नींव तैयार करने का काम भी करता है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, सेकेंड फेज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के सेकेंड फेज की। फर्स्ट फेज को हम अपनी वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के सेकेंड फेज की शुरुआत कब और कैसे होती है, और साथ ही फर्स्ट और सेकेंड फेज के बीच के डिफरेंसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, गांधी जी और सीआर दास के कहने पर बहुत से रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब अचानक से चौरी चौरा के बाद 1922 में ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है, तब ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और अहिंसा पर से इनका भरोसा ही उठ जाता है। फिर ये लोग आजादी पाने के लिए किसी दूसरे विकल्प की तलाश करने लगते हैं। अब इन्हें न तो स्वराजिस्ट्स के पार्लियामेंट्री वर्क में इंटरेस्ट था और न ही नो चेंजर्स के कंस्ट्रक्टिव कामों में। इसलिए ये फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रिवाइव करने का फैसला करते हैं। इस दौरान रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के दो सेपरेट स्ट्रैंड्स उभरते हैं, जिसमें एक पंजाब, यूपी, बिहार के एरिया में एक्टिव था और दूसरा बंगाल में। इनके बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं पंजाब, यूपी, बिहार वाले ग्रुप से। इन पंजाब यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार। दोस्तों, इस रीजन में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को डोमिनेट करने वाले ग्रुप का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, यानी कि एचआरए। एचआरए की फाउंडेशन अक्टूबर 1924 में यूपी के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। इसके पीछे रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों का योगदान था। एचआरए का एम आर्म्ड रेवोल्यूशन के जरिए कॉलोनियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना और उसकी जगह फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करना था। आर्म्ड रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्हें फंड्स की जरूरत थी। इसका इंतजाम करने के लिए ये लोग ब्रिटिश ट्रेजरी को लूटने का फैसला करते हैं और 1925 में काकोरी रॉबरी का प्लान तैयार होता है। काकोरी लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन था, जहां 9 अगस्त 1925 को ये लोग 8 डाउन ट्रेन पर डाका डालते हैं और इसमें रखे रेलवे के ऑफिशियल कैश को लूट लेते हैं। सही है। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके पीछे लग जाती है और बहुत सारे क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, कितना को फांसी जिसमें भी से देगा। 17 को जेल भेज दिया जाता है। 4 को जीवन भर के लिए देश निकाला की सजा दी जाती है बाप रे। और 4 क्रांतिकारियों को फांसी भी दी जाती है। ये 4 क्रांतिकारी थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एचआरए के लिए एक सेटबैक प्रूफ होती है। बहुत सारे क्रांतिकारी एक ही झटके में नेशनल स्ट्रगल से हटा दिए जाते हैं। इस सेटबैक से उभरने के लिए युवा क्रांतिकारी एचआरए को रीऑर्गेनाइज करने का फैसला लेते हैं। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इनकी मीटिंग होती है, जहां चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। इस मीटिंग में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर जैसे युवा क्रांतिकारी नेता भी शामिल थे। एचएसआरए कलेक्टिव लीडरशिप से काम करने और सोशलिज्म को ऑफिशियल गोल बनाने का फैसला लेती है। इसके कुछ समय बाद ही अक्टूबर 1928 में एंटी साइमन कमीशन प्रोसेशन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। लाला लाजपत राय की इस तरह मृत्यु होने से क्रांतिकारियों में आक्रोश की भावना जाग जाती है। लाठीचार्ज का ऑर्डर ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट जेपी स्कॉट ने दिया था, इसलिए बदला लेने के लिए जेपी स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आजाद,
सुखदेव और राजगुरु भी शामिल थे। ये लोग जेपी स्कॉट को गोली मारने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके क्रांतिकारी साथी जयगोपाल स्कॉट की सही पहचान नहीं कर पाते, जिस वजह से एएसपी सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। इसके बाद इनका अगला बड़ा एक्शन होता है 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकना। इसके पीछे इनका एम असेंबली में पास किया जा रहा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था, जो सिविल राइट्स के अगेंस्ट था। बॉम्ब को हार्मलेस बनाया गया था और इसका मकसद भगत सिंह के शब्दों में बहरों को अपनी बात सुनाना था। बॉम्ब फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को अरेस्ट कराते हैं। खुद को अरेस्ट कराना भी इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। ये लोग ट्रायल कोर्ट को प्रोपेगेंडा फोरम की तरह यूज करना चाहते थे, जिससे लोगों तक इनके मूवमेंट और आइडियोलॉजी की जानकारी पहुंच जाए। और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल की खराब कंडीशंस के विरोध में क्रांतिकारियों द्वारा भूख हड़ताल भी की जाती है। ये लोग डिमांड रखते हैं कि इनके साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जैसा बर्ताव किया जाए। भूख हड़ताल के 64वें दिन जतिन दास नाम के क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी जेल से बाहर और दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वाइसरॉय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश